गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज बेटा मैं आप लोग के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है। और स्पेशली जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आपके पास। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और खासकर उसी तरह से बनाया मैंने आपको जिस तरह का वहाँ पैटर्न बनता है आपका, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस मॉक टेस्ट की मैंने PDF है वो आपको सेंड कर दिए बेटा आपके नंबर पर, जो आपके व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, उस पर सेंड कर दिए। और अगर किसी बच्चे को PDF नहीं मिली होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना, मैं आपको इसका PDF लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है आपके पास बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन इसके डिस्कस करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पे बना है। इसका जो राइट आंसर है आपका, टिहरी बांध बना है बेटा भागीरथी नदी पे, ठीक है। इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन। तो अब रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। टिहरी बांध यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो टिहरी बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये क्या है आपका, सबसे बड़ा और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध और सबसे बड़ा बांध है, एक पॉइंट नोट करिएगा। इसका आप एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में पड़ता है। कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बांध की बात हुई तो मैं आपके रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देता हूँ। सबसे लंबा बांध अगर भारत में पूछा जाए, ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, तो सबसे लंबा जो बांध है बेटा आपके पास भारत का, वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, और ये है कहाँ पे है, हीराकुंड बांध पड़ता है आपका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है, महानदी पे बना है। और महानदी से आप एक क्वेश्चन और फिर याद कर दीजिएगा, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं महानदी को। जैसे बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल का जो शोक को किस नदी को बोलते हैं, महानदी को। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा, अगर कभी ग्रेविटी में पूछ लिया कि भाई ग्रेविटी में बताइए, तो ध्यान देना, ग्रेविटी में जो सबसे ऊंचा बांध है इंडिया का, वो है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, वो है आपका भाखड़ा बांध। और ये आपको पता होगा भाखड़ा बांध कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पे पड़ता है आपका भाखड़ा बांध, जो कि सतलुज नदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है, सतलुज नदी पे बना है। तो ये आपके बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो रिलेटेड क्वेश्चन आप नोट कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है वो किस स्थान से शुरू हुई थी। देखिए, दांडी मार्च आप सबने सुना होगा। जो दांडी मार्च वो कहाँ से शुरू हुआ था, इसके जो ऑप्शन है बेटा, साबरमती आश्रम दिया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है, साबरमती आश्रम। अब मैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये जो दांडी मार्च शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। नोट करिएगा, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। और जब ये दांडी मार्च खत्म हुआ था तो एक और आंदोलन शुरू हुआ था, सैवन्य, सुना होगा आप लोगों ने, सैवन्य अवज्ञा आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। सैवन्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसकी डेट रखिएगा 6 अप्रैल 1930, ठीक है। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। तो साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन शुरू किया था, नाम था उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसको कई बार इस नाम से भी पूछते हैं कि भाई ये बताइए, नमक तोड़ो कानून किसको बोलते हैं, ठीक है, नमक तोड़ो कानून। तो नमक तोड़ो कानून भी इसी को कहा जाता है बेटा, किसको बोलते हैं, दांडी मार्च को ही नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने, 78 लोगों ने भाग लिया था। तो ये था आपका इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सब बच्चे को पता होगा। ये घटना हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से आप रिलेटेड क्वेश्चन इसका नोट कर दीजिएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि बताइए 2025 में अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल है उसका नाम बताएं। तो इससे एक चीज तो नोट कर लेना आपने, यहां अगर बच्चा राज्यपाल पूछा है तो नोट कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाएंगे। अब जरूरी मैं बोलता कि आपसे यही राज्यपाल पूछा जाएगा, पर यहां से एक चीज जरूर सीख लेना कि वहां के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और योजनाएं ये जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, करंट में ज्यादा नहीं पढ़ना आपने। करंट में क्या करना है? कैबिनेट मंत्री पढ़ लेना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और आपने योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो थोड़ा बहुत उस पर नजर मार देना। और लास्ट में अगर आपने देखना होगा तो स्पोर्ट्स का देख लेना, करंट का स्पोर्ट्स बचा। ठीक है, मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आपको बनना है, तो इन पे ही टारगेट करना, मोस्टली इनसे आपका कवर हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे खैर एकेडमी में पढ़ते हैं हमारे पास, उनको तो सारी चीजें डिटेल में बताइए, पर जो बच्चे नहीं पढ़ते या यूट्यूब से पढ़ रहे बच्चा, उन लोगों को मैं यही बताता हूँ कि करंट में सिर्फ 4 या 5 टॉपिक ही आपने पढ़ने हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कि राज्यपाल कौन है। तो इसके जो राज्यपाल है अभी वो है रमेश डेका। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना था, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट, अच्छा अगर आप इसके ऑप्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया है विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय जो है ये बच्चा सीएम है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, वर्तमान में सीएम है छत्तीसगढ़ के। एक ऑप्शन है आपके पास भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा भी सीएम है, कहाँ के? राजस्थान के, ये भी नोट कर दीजिएगा। ठीक है, एंड तीसरा मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ के सीएम है बच्चा? ये सीएम है आपके मध्य प्रदेश के। तो आपने ये रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, तो इससे एक चीज जरूर सीख लेना कि सीएम और गवर्नर किसी भी स्टेट का आपसे पूछा जा सकता है, तो सब पे नजर मार देना आप लोगों ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अग्निपथ योजना। आप लोग को पता है जो आजकल चल भी रही है, जिसके आप भर्ती हो रहे हैं बेटा 4 साल के लिए, तो ये योजना यही है। अग्निपथ योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी आती होगी तो बच्चा ये ऐसे भी जनरल सा क्वेश्चन है, तो ये डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपने नोट कर लेना। अगर पूछे कब हुई थी तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं 14 जून 2022। 14 जून 2022 को ये योजना शुरू हुई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो मैंने आपको बोला था कि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ की बेटा? बिहार की। सबसे ज्यादा कहाँ की है? बिहार की। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये आपका जनरल सा। और अगर आपसे मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है? बिहार का है। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी नोट कर देना। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पूछे, सबसे ज्यादा जनसंख्या नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या? उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो कहाँ का बेटा? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है, कम क्षेत्रफल, सबसे कम एरिया कहाँ का है? गोवा का है। कहाँ का है सबसे कम एरिया? गोवा का है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, वैसे तो जनरल से क्वेश्चन आप लोग को आते भी होंगे, पर इसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। ठीक है, यूटी बताना है। तो ये भी किस में बताना है आपको? एरिया में। तो एरिया में सबसे छोटा कौन सा बेटा? लक्षद्वीप है। एरिया में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। पर अगर पूछे सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा जो है आपके पास वो है आपके पास लद्दाख। ठीक है, कौन सा बेटा? लद्दाख। सबसे बड़ा आपके पास लद्दाख है, सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। और अगर पूछे जनसंख्या में, कि जनसंख्या में बताइए, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा आपका? दिल्ली है।
जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा आपका दिल्ली है, ये भी नोट कर दीजिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका कौन सा बेटा दिल्ली है। और कितने हैं आपके पास यूटी, तो यूटी आपके पास टोटल कितने हैं 8। टोटल यूटी कितने हैं आपके पास, टोटल यूटी है बेटा आपके पास कितने 8। तो इस तरह से आपने नोट कर लेना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित, सबसे छोटा सॉरी कौन सा है लक्षद्वीप, सबसे बड़ा लद्दाख, क्षेत्रफल में बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली, और जनसंख्या में सबसे छोटा अगेन यही बचा कौन सा आपका लक्षद्वीप। तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिद्दा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर यहाँ पे गिद्दा भांगड़ा पूछा तो इससे एक चीज नोट कर लेना, आपने ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो एक बार जरूर देख के जाए। लोक नृत्य, लोक नृत्य एक बार जरूर देख के जाए। तो गिद्दा और भांगड़ा तो बहुत ईजी है बेटा, कहाँ के ये पंजाब के है, कहाँ के पंजाब के। तो जैसे यहाँ पे राजस्थान है, तो सबको पता घूमर है, झूमर है, ये कहाँ के राजस्थान के। गुजरात का है गरबा, डांडिया, टिप्पानी, ये कहाँ के है, ये कहाँ के आपके गुजरात के हैं। ठीक है, तो बाकी आपको बता दिए थे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका राइट आंसर है बच्चा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा कि 2024 की आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसकी जो मेजबानी है बच्चा यूएई ने की थी, संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, जिसकी राजधानी अबू धाबी में है। और इसमें जो जीती थी टीम वो कौन सी जीती थी, न्यूजीलैंड। इसमें विनर कौन रहा था, न्यूजीलैंड रहा था। तो ये नोट कर लीजिएगा, आईसीसी 2024 की T20 वर्ल्ड कप की विनर टीम कौन सी थी, न्यूजीलैंड। ठीक है, इसने साउथ अफ्रीका को हराया था, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। तो यहाँ से बच्चा एक चीज नोट कर लेना कि जो आपका स्पोर्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेल का भी पूछा जा सकता है, यहाँ आईपीएल भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे मेल का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी पूछा जा सकता है। तो एक बारी सब पे नजर रखिएगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से लोथल किस नदी के किनारे। लोथल, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं है इसको। देखो लोथल जगह सब बच्चे को पता है, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा फेमस स्थान है ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही फेमस स्थान रहा कौन सा आपका लोथल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये हड़प्पा सभ्यता का स्थान है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि किस नदी के किनारे है। तो भोगवा, इसका राइट आंसर क्या है, भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, दूसरा किस खेल से संबंधित शब्द है। तो दूसरा जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं ये क्रिकेट का शब्द है। ठीक है, लेग स्पिन बॉल जब करते हैं और वो ऑफ स्पिन की तरह जब होती है तो टर्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा कहा जाता है, ये क्रिकेट का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिताली राज किस खेल से जुड़ी है। तो मिताली राज आपके पास क्रिकेट की प्लेयर है, इसने काफी लंबे समय तक भारत में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी की थी, किसने, मिताली राज ने। तो ये आप नोट कर दीजिएगा। यहाँ से सीखने को ये पॉइंट मिलेगा कि स्पोर्ट्स का कोई भी खिलाड़ी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बारी सारे खिलाड़ी जो जो आपको लिखाए है या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चा, तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये आपको पता है राज्यसभा के कितने मनोनीत होते हैं, 12, और लोकसभा के 2। हालांकि लोकसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसको अब कैंसिल कर रखा है। ये 104 अमेंडमेंट है, 104 संशोधन हुआ जो कि 2019 में हुआ। इसके तहत क्या है कि लोकसभा के सदस्य अब नहीं चुने जाते, जिनको हम चुनते थे एंग्लो इंडियंस कहते थे। तो राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाते हैं, 12 चुने जाते हैं। और ये जो चुने जाते हैं बच्चा कला, साहित्य या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको पता राज्यसभा के सदस्य है वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोलता है, यहाँ पे एक शब्द दिया है। शब्द क्या दे रखा है कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। तो जो बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ होता है, ये होती है बच्चा जो प्रार्थना स्थान होता है, जैसे जहां पे पूजा पाठ करते हैं उसको बोलते हैं। तो ये होता है आपका प्रार्थना कक्ष। ये नोट कर दीजिएगा, क्या होता है ये, प्रार्थना कक्ष होता है। आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है जातक, जातक पुस्तकें किस धर्म से जुड़ी है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जातक, त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक किताबें पुस्तकें किससे जुड़ी है, पवित्र ग्रंथ है किसके, बौद्ध धर्म के। तो जातक और त्रिपिटक ये जो किताबें है काफी इंपॉर्टेंट किताबें है, ये किस धर्म से जुड़ी है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ी है, याद करिएगा बौद्ध धर्म से जुड़ी है। ठीक है, बाकी सब बच्चे को पता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बेटा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे वो महात्मा बुद्ध रहे, ऐसे बता देता हूं मैं आपको, ओरली नोट कर दीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है किसको, महात्मा बुद्ध को। तो ये आपने ध्यान देना। और बौद्ध धर्म की जो भाषा हुई जिसमें इन्होंने मोस्टली उपदेश दिए वो है आपकी पाली भाषा। कौन सी भाषा है, पाली भाषा में मैक्सिमम उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। और इनका जो पहला उपदेश है, अगर ये पेपर में आ गया, सारनाथ, पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डियर पार्क में। ठीक है, तो आपका ये जो मेन क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है। लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि 1000 मेल में कितनी महिलाएं हैं, ये इसका राइट आंसर है। लिंग अनुपात कितना है, तो अगर आपसे पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है, तो केरला का है। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है, केरला का है। सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का है। सबसे कम कहाँ का बेटा, हरियाणा का है। तो ये नोट कर लेना साथ में दो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरला का है और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, हरियाणा का। तो ये आपके 15 क्वेश्चन बने किसके, जीके के। और इन जीके के 15 क्वेश्चन से कुछ सीख जरूर लेना कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला सेक्शन है आपके पास साइंस का। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा, कौन पानी में डूब जाएगा। देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जरूर समझिएगा कि पानी में डूब जाएगा, पानी में वो डूबेगा बेटा जिसका घनत्व पानी से ज्यादा होगा। देखिए कोई भी चीज पानी में तब डूबेगी अगर उसका घनत्व पानी से ज्यादा होगा। अगर उसका घनत्व पानी से कम हुआ तो समझ जाना वो चीज पानी में तैरेगी। ठीक है, अब आइए जरा पॉइंट पे। अब ये बोला कि पानी में डूब जाएगा तो मतलब जो पानी से भारी होगा। देखो मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, आप सबको पता, कभी देखा होगा, अगर मिट्टी का तेल पानी में डालोगे तो ऊपर रहेगा तैरता हुआ, क्योंकि इसका घनत्व कम होता। तो ये ऑप्शन गलत है। प्लास्टिक बंद ढक्कन की खाली बोतल, खाली बोतल को अगर आप पानी के ऊपर रखोगे तो आपको पता है खाली बोतल है तो उसका घनत्व कम होगा तो वो पानी में तैरेगी। एक लकड़ी की लाठी, लकड़ी की लाठी को अगर आप कैसे रखोगे, अगर आप उसके पानी में डालोगे तो बच्चा स्लीपर हो या लकड़ी की लाठी हो तो ये भी क्या करती है बेटा, तैरती है। स्टेनलेस स्टील की मेक, अब आप स्टेनलेस स्टील मतलब एक धातु लीजिए और कोई धातु को अगर आप पानी में डालोगे तो डूब जाती है। तो इसका मतलब कौन सी चीज जो पानी में डूब जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। आइंदा के लिए ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ पानी में तैरती है क्यों, तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसीलिए वो तैरती है। आपसे पूछे तेल पानी में तैरता है, लो डेंसिटी के कारण। अगर आपसे पूछे कि और भी कोई एग्जांपल आ सकते हैं बेटा, बस इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, पानी में वो चीज तैरेगी जिसका डेंसिटी पानी से क्या होगा, कम होगा। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है ये आप नोट कर लीजिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, ये कई बार एग्जाम में आया है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो विद्युत का सुचालक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है,
मिसप्रिंट ये है कि कोई मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यूज करते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज करते हो ग्रेफाइट करते हैं, पर ग्रेफाइट आपका मेटल नहीं है, तो ये अधातु होती है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, करेक्शन करिएगा, अधातु लिखिएगा। तो अब क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अधातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग होती है, और वो क्या बोल रहा है साथ में, कि विद्युत का सुचालक भी है। तो आपको अच्छे से पता है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक भी है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये आपको पता है किसका प्रूफ है, किसका प्रूफ है बेटा, ये कार्बन का। किसका प्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप होते हैं, कार्बन के अप्रूप होते हैं। और ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें करंट कैरी होता है, ठीक है। और लेड पेंसिल आपकी किसकी बनी होती है, लेड पेंसिल भी किसकी बनी होती है, आपकी ग्रेफाइट में। ध्यान दीजिएगा, लेड पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल अगर आपसे पूछे लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, तो लेड पेंसिल में लेड की मात्रा बेटा 0 होती है। लेड पेंसिल का नाम लेड पेंसिल है, पर उसमें लेड की मात्रा 0 होती है। वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि कौन सा विपरीत गुणों को मटर पर मेंडल द्वारा अपने संकरण प्रयोगों में उपयोग नहीं किया जाता। देखो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। मेंडल आपने सुना होगा, मेंडल को हेरिडिटी का क्या कहते हैं बेटा, फादर कहा जाता है। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बहुत सारी चीज इसने ऑब्जर्व की थी। तो ये बोला कि उसने अपने प्रयोग में कौन सी चीज नहीं यूज की थी। तो देखिए, उसने बीजों का रंग भी था, बीजों का आकार भी था, तो ये स्थिति भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जड़ का आकार है। ये उसने प्रयोग नहीं किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आपको पता ये डलना है पेपर में। तो आप इसको अगर पढ़ा हो किसी ने तो आप आंसर दे दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेल से पूछा गया क्वेश्चन है। मेंडल का आपने बहुत कम नाम सुना होगा, वैसे तो सुना होगा कि हेरिडिटी के क्या बोलते हैं इनको, जीन का क्या कहता है, इसको फादर कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि हेरिडिटी से होती है, अनुवांशिक बीमारी है। इसका कारण क्या है बेटा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम, अगर पहला तो आप यहीं पे नोट करिएगा, अगर कोई पूछे कि डाउन सिंड्रोम बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो ध्यान दीजिएगा ब्रेन को। डाउन सिंड्रोम बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, ब्रेन को करती है। और ये गुणसूत्र 21 के कारण होती है, क्रोमोसोम की वजह से होती है। और गुणसूत्र कौन सा है, 21 के कारण होती है डाउन सिंड्रोम। और कई बार इसे क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि बीमारी भी कहा जाता है, किसको, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। कर दिया होगा शायद नोट सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अश्वगंधे के पौधे के किस भाग को, तो अश्वगंधे के पौधे के बेटा, इसमें ये दोनों, एक फूल दे रखा है, पत्तियां, जड़ और परागणी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी करिएगा, जड़। अश्वगंधा का जो जड़ वाला भाग है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दवाइयां बनाने के लिए। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो विधि है उसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। देखो, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था ई टॉर्सैली ने। किसने किया था, ई टॉर्सैली ने। तो आप नोट कर दीजिएगा, ई टॉर्सैली, यानी डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। वायुमंडलीय दाब को मापना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, आप याद करिएगा, मरकरी भरा जाता है, ठीक है, पारा भरा जाता है बेटा इसमें, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक गिर जाए तो समझ जाइएगा कि तूफान आएगा। अचानक गिर गया तो तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरे तो बारिश आएगी। और अगर इसका लेवल एक समान रहे तो समझ जाइए साफ मौसम के संकेत देता है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहां होता है, इसको नोट कर लेना, समुद्र के तट पे होता है। समुद्र के तट पे सबसे ज्यादा होता है 76 सेंटीमीटर। और बाकी आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता रहेगा, आपका कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक स्थायी फुलरेन है, तो ये है बच्चा कार्बन 60। कौन सा है, कार्बन 60। ये आपका परमानेंट फुलरेन है, ये कैल्शियम का आइसोटोप है, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में फैट सॉल्युबल है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी नहीं, सॉरी, फैट सॉल्युबल की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बेटा। देखिए बी और सी विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो बी और सी को तो आप छोड़ दीजिएगा, फैट सॉल्युबल क्या बचा आपका? ए। ठीक है, बी और सी ये आपको पता है वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और बाकी जो रेस्ट बचे वो कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बताइए क्या होता है? किससे जाती है बेटा? डेंसर से, सॉरी यहाँ डेंसर की बात हुई है। देखिए अब आपको बता देता हूं मैं, अगर रेयर से डेंसर में आए तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और बच्चा अगर अभिलंब डेंसर से रेयर में आए तो अभिलंब से परे मुड़ती है। आपको मैं बता देता हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। कैसे मुड़ती है? अभिलंब। और अगर डेंसर से रेयर में जाए तो अभिलंब से परे मुड़ती है। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर यानी यहां से हार्ड चीज से सॉफ्ट में जा रही है। अगर हार्ड से सॉफ्ट में जा रही है तो अभिलंब से परे मुड़ जाती है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आपका सी राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, अगर रेयर से डेंसर में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से परे मुड़ेगी। वो आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, इसको डेंसर मीडियम कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। यानी ये हार्ड चीज है और ये कैसी चीज है? आपकी सॉफ्ट चीज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 बन गया। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी क्षमता क्या होगी? आपका 2024 के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें कई शिफ्टों में एक एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ भी एक न्यूमेरिकल पूछा मैंने आपसे कि आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए और क्षमता बताइए। फोकस दूरी तो दे रखी है। देखिए पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो हाफ ऑफ एफ होती है, हाफ नहीं सॉरी 1/f होता है, और ये होती है आपके पास किसमें? मीटर में। तो अगर मैं 1/f, f कितना आपका? 50 सेंटीमीटर है, जबकि आपको ये आंसर काय में चाहिए होता है? मीटर में। तो आपको पता है बेटा अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, तो 100 ऊपर कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 100/50। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अगर आप इसको काटोगे तो कितना बन गया? 2 मीटर आपका क्या बन गया? पावर ऑफ लेंस। अब ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर तो आया, पर 2 मीटर यहाँ पे ऑप्शन में 2 हो गए, एक माइनस में भी है प्लस में भी है। तो आपने ध्यान देना अवतल लेंस की जो क्षमता है वो नेगेटिव में होती है, यानी आपका जो ये आंसर है क्या रहेगा? 2 मीटर, वो भी कैसा? नेगेटिव। तो ये थोड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, 1/f होता है बेटा। अब 1/f तो डाल दोगे, पर ये सेंटीमीटर में, जबकि फॉर्मूला हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। तो आप इस सेंटीमीटर का जब मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करना था, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये कैंसिल होकर 2 मीटर आ गया। यहां तक भी सही है। फिर हमें एक कंसेप्ट और यूज करना होता है कि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो नेगेटिव में होती है, तो इसका मतलब आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। डाइवर्जिंग लेंस होता है बेटा ये। ठीक है, तो शायद हो सकता है ये क्वेश्चन सबसे ना निकले क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो आप इसको, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल का एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकतम पाया जाता है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये होता है IgA। ठीक है, ईगा, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होगी तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण पर क्या होगा? देखो पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। हमने क्या होता है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि लाइट जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, परावर्तन का नियम कहते हैं। पर अभी क्या बोला है? अभी बोला है कि जो लाइट है वो अभिलंब से गिरती है। अभिलंब का मतलब होता है बच्चा 90 का एंगल। अब आप बताओ, अगर 90 के एंगल से लाइट गिरती है तो बच्चा ये आपको पता है 90 के एंगल पे ही क्या होगी?
वापिस चली जाएगी, 90 के एंगल पाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा क्या रहेंगे, 0 डिग्री ही रहेंगे। 90 पर कोई लाइट गिर रही है तो 90 के एंगल पे ही वो वापिस जाएगी, तो उसका इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। ये नोट कर दीजिएगा, सी एज द राइट आंसर आपका, ठीक है। बाकी लॉ ये बताता है कि अगर लाइट 30 डिग्री के एंगल से गिरती है तो 30 के एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो ये आपका नोट करना, रिफ्लेक्शन का लॉ कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? तो डीएनए का घटक नहीं है ये आपका यूरेसिल है। और डीएनए आपको पता है, कई बार पेपर में आया है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में पाया जाता है, एक पॉइंट। और इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी बच्चा, किसकी, डीएनए की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसका बना था, कि पीतल बना होता बेटा कॉपर और जिंक का। पीतल किसका बना है, कॉपर और जिंक का। तो इस तरह से आपने नोट कर लेना, जैसे पीतल किसका बना है, कांसा, आपसे कांसा पूछा जा सकता है, कांसा किसका बना है, कॉपर, जिंक और टिन का। आपसे सोल्डर पूछा जा सकता है बेटा, सोल्डर जिसको टांका कहते हैं, किसका बना होता है, टिन और लेड का बना होता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये बहुत आता है पेपर में कि स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है। स्टेनलेस स्टील बना होता है क्रोमियम, कॉपर, निकल और आयरन। किसका बनाता है, क्रोमियम, कॉपर, निकल और आयरन। तो ये आप लोगों को मैंने लिखा है, पर आपने नोट कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट से ये, जैसे कांसा किसका बना होता है, सोल्डर किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील किसका बना है, या फिर स्टील ही पूछ लिया किसी ने, तो स्टील बना होता है कार्बन प्लस आयरन से। इस्पात किसका बना होता है, कार्बन प्लस आयरन से। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीतल किसका मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30। आपको एक रिएक्शन दिया है यहाँ पे, जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर, इसे अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बेटा, जिंक की हो रही है। किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है। एडिशन किसका हो रहा है, इसमें जिंक का हो रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, बी, ठीक है। ऑक्सीकृत कौन हो रहा है आपका, बी। चलिए एडिशन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब मैथ का बच्चा, यहां से आगे आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो आप लोग ये प्रॉपर देखिएगा मैथ का क्या बोले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये पूछता है कि बताइए कौन सा जो भिन्न है वो सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो इसके बहुत सारे तरीके करने के, एक तरीका तो ये भी है कि आप एक एक करके डिवाइड करो, जैसे 7/15 है तो 7 को डिवाइड करिए 15 से, तो आपका वैसे भी बन जाएगा। पॉइंट क्या लग गया बेटा, 0। 15 चौके 60, कितना बच रहा है आपके पास, 10, यहाँ पे रहने दीजिए। अब दूसरा लीजिएगा, 13 डिवाइड करिए किसको, 6 को, पॉइंट क्या बन गया 60, 13 चौके 52, कितना बच रहा है आपके पास 8, इसको भी छोड़ दीजिए। अब और ले लीजिए, अगला नंबर कितना है 19, किसको देना डिवाइड, 9 को, ठीक है। तो किससे जाएगा आपके पास, पॉइंट लग गया 0। अब आपको पता ही किससे जाएगा आपके पास, 19 को 4 से दीजिएगा, 9 चौके 36, 3 आ गया 76, कितना बच रहा बचा 4, कितना है आपका, सॉरी 19 पंजा 95 बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ बन गया 1 बन गया 14, ठीक है। अब आपके एक और ले लेते हैं, अगला है आपके पास 23, और यहाँ बन जाएगा आपके पास कितना, 14 को भाग देना है, तो किससे लगाएगा पॉइंट, कितना बन गया 0। अब आप भाग दीजिए, तो अगर आप भाग देंगे तो किससे बनेगा 25 से, तो आपको पता है ये जाएगा आपके पास 5 से, देखिए 5 3 15, 1 आ गया, 5 दूनी 10 और 11, कितना बन रहा है 115। तो अब आप यहाँ से लेस करिएगा, तो ये बन गया 5, 3 में से गया 2, तो कितना हो रहा 25, बल्कि 6 से भी जा सकता था। चलिए कोई नहीं, आपके पास एक और काम कर सकते हैं, वैसे चल गया बता यहाँ से ना,
अगर आप इसको 6 से करते बेटा तो कितना बनेगा, 6 × 18, ये बनेगा 6 × 18, एक आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो 130 कितना बच गया 2। अब आप एक काम करो, अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो हम लोगों को देखना है सबसे बड़ा, ये है आपका 0.4, क्योंकि भाग सब बच्चे को आता है। ये भी कितना है 0.4, ये भी कितना है 0.4, ये है 0.6। तो एक चीज तो क्लियर है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14/23। ठीक है, अब आते दूसरे पे। अगर ये मान लेता, ये पूछ लेता कि नहीं बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 0.4 है, ये 0.4 है, ये 0.4 है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 10 रिमाइंडर है, यहाँ 8 रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर 14 है, तो इसका सबसे छोटा रिमाइंडर कौन सा है, ये वाला। तो हम बोलेंगे ये नंबर आपका सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो छोटा बड़ा आप ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप भाग दे के भी इनके आंसर निकाल सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी एक होता है, फिर आप लोग को यहाँ थोड़ी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम करे, जैसे ये है 7/15, 6/13, 9/19 और 14/23। हालांकि जो मैंने आपको क्लासेस में वो हमेशा क्रॉस मेथड बताया है कि आप लोग क्रॉस करना, इन दो को मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा होगा उसको ले लो, बाकी वाला छोड़ दीजिए, इस तरह से करे थे। ठीक है, फिर जो भी बड़ा आएगा वो आगे लेके चलना, इस तरह से भी आप बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल तरीका ये बता दिया जो हर बच्चे को आता, भाग देना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। यदि दो गोले की त्रिज्या 2:3 में है तो बताइए आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां जिक्र हो रहा है गोले का, तो अगर गोले का जिक्र हो रहा है तो मुझे बताइए आयतन क्या होता है उसका। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। एक का ये हुआ, दो गोले है तो 4/3 पाई आर का क्यूब, इसका एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया होगा। दो गोले तो मैंने दो गोले का आयतन ले लिया, आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप मुझे बताएं, जब ये रेशो में लिखे जाएंगे बेटा, रेशो में लिखे जाएंगे तो रेशो में तो नंबर कट सकते हैं, तो ये कट गया। अब बताइए आर की वैल्यू क्या, एक आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करिए तो 8 आ जाएगा। दूसरी R1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। ये आपका राइट आंसर है, यानी सी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। अब कैसे किया देखिए, इन्होंने बोला आयतन का अनुपात बताए। बच्चा आयतन का अनुपात तब निकल आएगा ना जब आपको ये पता होगा कि आयतन होता क्या है गोले का। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दो गोले हैं तो दो गोले का आयतन ऐसे लिखा जाएगा रेशो में। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, जो नंबर कट रहे हो काट दीजिए। आर की वैल्यू 2 पुट करिए और R1 की वैल्यू 3 पुट करिए, क्यूब है तो क्यूब ले लो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, 32। नेक्स्ट पे आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है 6/15 को प्रतिशत में बदलो। 6/15 को प्रतिशत में बदलना हो तो मल्टीप्लाई क्या करिए, 100। अब आप 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 से काटिए 20 × 100, 3 से काटिए कितना है बेटा 2, तो 20 × 2 कितना बन गया 40। आप बोलेगे 40% है, कितना है 40%, यानी 20, बी ऑप्शन है। किसी भी नंबर को ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना हो, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई करना होता है आपको क्या, 100। जैसे आप 100 मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब किसी का परसेंटेज बदलना हो तो डिवाइड क्या करते हैं 100 से, तो वापस कन्वर्ट हो जाएगा बिना परसेंट का। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, औसत बताइए। बहुत इजी है। औसत अगर आप देखें तो इसका औसत क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे गैप 10 का है, यहाँ देखो बेटा अगर तो गैप बराबर होता तो हमने शॉर्टकट कर लेना था, पर गैप बराबर नहीं है तो अब हम शॉर्टकट नहीं करेंगे। तो जो हमारा औसत निकलेगा, सारी संख्याओं को प्लस करें, 50 + 60 + 80 + 90 + 100, ये बन गया अपॉन में आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बन जाएगा तो देखते हैं जरा, ये बन जाएगा आपके पास 0 0 सबके आगे, फिर 0 9, ये बन गया 8 और 9 17, 17 और 6 23 बन गया। ठीक है, 23 और 5 ये बन गया आपके पास 28, 2 आ गया और ये बन गया 380। अपॉन में कितना रहा बेटा 5। अब दीजिए भाग, 5 का पारा 38 के लिए 7 × 5 = 35,
कितना बन गया बेटा 3, 6 30 बन गया, 6 पंजे 30। तो अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 76, तो यानी बी ऑप्शन है। ठीक, कुछ भी नहीं किया मैंने, आपने औसत सब बच्चे को आती होगी निकालनी। औसत कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को प्लस करिएगा, 380 आ रहा होगा, अपॉन में टोटल नंबर 5 डाल दिए, कैंसिलेशन करें, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, 20 है, ऊंचाई कितनी है, 10 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा है बेटा, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। आधार कितना है, 20, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10। तो अब मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला आता होगा, सिर्फ फॉर्मूला आता होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। तो आपको पता ये है 20 और ऊंचाई है आपकी 10, तो कितना बन गया 200। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। आपके पास लंबाई गिवन है, आपके पास ऊंचाई गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका समांतर चतुर्भुज। कैसा था, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये आपकी हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। त्रिभुज के बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए बेटा, किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 ही आपको प्रॉपर्टी है, सीधी ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 752 का स्क्वायर माइनस 750 का स्क्वायर करें तो बताए आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो इसका फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, आप बिना फॉर्मूले से कर लेना बच्चा, 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो इसको एक बारी देख लेना मल्टीप्लाई, अगर आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ए प्लस बी कर लेता हूं इनको, 752 प्लस 750, ये बन गया 2, 0 7 14 15, तो ये बन गया 1502 इंटू, एक बार ये माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दूंगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना बन गया, सिर्फ 2। तो आपके पास बन जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, फिर आएगा 0, 5 दूनी 10, फिर एक आएगा 2 एक कम 3, तो 3004। तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, डी बनेगा। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है, जरूर नहीं बेटा आप लोग फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हो सकता है वहां पे पेपर पे फॉर्मूला नहीं आएगा, आपको हो सकता है फॉर्मूला याद ना आए। अब मैंने तो लगा दिया फॉर्मूला, वहां पे याद ना आए, तो आप लोगों ने क्या करना, ऐसा जरूर नहीं कि आप ये आइडेंटिटी लगाइए, आप इस नंबर को 2 बारी मल्टीप्लाई करना, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई करना, उनको क्या कर देना माइनस, तो भी आपका आंसर यही आएगा बिना फॉर्मूले से भी। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ मेरा टाइम बच गया, मैंने फॉर्मूले का यूज करके, वहां थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, पर ये कि 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको अपने तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है कि 9,000 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 महीने का, कितने का बेटा, 4 महीने का ब्याज ज्ञात करो। देखो पहले तो आप मुझे बताओ रेट कितना है, 5%, टाइम कितना बेटा, 4 महीने, और आप सबको पता है कि मंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 12 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साल में, और अगर मैं इसको काट दूं तो ये आएगा 1/3 वर्ष। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दर 5% है, टाइम आपके पास 4 महीने दिए, मंथ हम नहीं रखते, साल में कन्वर्ट करते, तो डिवाइड किया 12 से, 1/3 वर्ष आ गया। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि क्या निकालना था आपको, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज आपके पास कितना दे रखा है, ये निकालना है बच्चा। तो प्रिंसिपल आपके पास 9,000 है, दर आपके पास 5 है, टाइम आपका 1/3 है, और अपॉन में क्या आएगा 100। 2 0 से 2 0 काटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 30 बन जाएगा, 30 गुणा 5 करेंगे तो 5 3 15, ये बन जाएगा आपका 150। कितना बनेगा बेटा, 150, यानी डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,
मैंने कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। यहाँ पे दर मेरे पास गिवन थी, टाइम यहाँ मंथ में दिया था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वर्ष में। और कैसे कन्वर्ट करते, जब भी मंथ दियोगे बेटा डिवाइड करना 12 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा साल में। ठीक है, अब साल में कन्वर्ट करने के बाद अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूले में। तो प्रिंसिपल दे रखा था, दर दे रखी थी, टाइम दे रखा था, मैंने पुट कर दिया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 7 किलो सेब का मूल्य कितना बेटा? 7 किलो सेब है, उसका मूल्य है 420 रुपए। कितना है? 420 रुपए। तो ऐसे समझिएगा, अगर 7 किलो का मूल्य 420 रुपए है तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा? 7 6 के 42, 60 रुपए। 1 किलो का मूल्य कितना बन गया? 60 रुपए। तो आपसे पूछा कितने का बेटा? 10 किलो का। तो आप बताइए 10 किलो का मूल्य कितना होगा? अगर 1 किलो का मूल्य 60 रुपए तो 10 किलो का कितना होगा? 60 गुणा 10 कितना बन जाएगा? 600। यानी आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? 600। ठीक है, क्या किया एक बार दोबारा देखिएगा। 7 किलो सेब का मूल्य 420 है, मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो की वैल्यू निकाली, 7 से काट दिया इसको, 7 के 42, 60 बन गया। और अगर 1 किलो 60 रुपए का है तो 10 किलो पूछे है, 10 गुणा 60 कर दीजिए, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 3:7 बोला है, 3:7 और 6:7 का भिन्न बताइए। देखिए 3:7 का मतलब होता है 3/7, और किसके साथ रेशो बताना? 6/7 के साथ। ठीक है, तो बताइए, सबको पता क्रॉस हो जाएगा, 7 21, 7 के 42, अगर काटोगे तो 21 का डबल कितना होता है? 42, 1:2। गलती तो नहीं की? एक बार चेक करिएगा। 3:7 है तो 3/7, तथा किसका 6:7, 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 7 21, 7 के 42, 21 का डबल 42 है। ठीक है, 1:2, ये इसमें कहीं भी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, 6:15 डबल रेशो x:45, तो x का मान बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाता है। इसके करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक तरीका बेटा, 6:15, 6 के बटे में 15, डबल रेशो का मतलब इक्वल, और x:45 का मतलब है x के बटे में 45। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 6/15 सेम रहेगा, यहाँ से 45 इधर आएगा, इधर क्या बचेगा? x, 15 से काटेगा कितना आएगा? 3, 6 18, तो आप बोलेंगे आपका आंसर कितना आया? 18। ठीक है, जब किसका शॉर्ट होता है बच्चा? शॉर्ट क्या होता है? नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से। तो कितना बन गया? 15x इज इक्वल टू 6 × 45। सामने सामने काट सकते हैं आप, तो x बराबर कितना आएगा? 6 इंटू कितने कटेगा बेटा? 3 टाइम, तो कितना आएगा? 3, तो x की वैल्यू कितनी आई? 18। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर से करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं तो फिर बेसिक तरीका आपका ये है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का रेशो कितना है? 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या से 20 घटा दिया जाए तो रेशो कितना बन जाएगा? 4:5 बन जाएगा। देखो पहला रेशो कितना है? 2:3। फिर कितना देता है? 4:5। और आपको पता है अगर कभी डिफरेंस बराबर हो, अगर कभी डिफरेंस बराबर हो, देखो बेटा 2 के बाद 4, 2 का गैप है, 3 के बाद 5, 2 का गैप है, 2 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंस कभी बराबर हो तो ये जो डिफरेंस है किसके बराबर दे रखा है? 20। तो यहां से एक वैल्यू निकाल दीजिए, एक वैल्यू कितनी आएगी? 10। और अगर एक वैल्यू 10 है तो ये कितना बन गया? 10 30 बन गया, और ये कितना बन गया? 10 गुणा 20, ये बन गया 20। ये आपका राइट आंसर है। इन्होंने पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या रहेगी आपकी? 30। देखो अब आपको बचा, ये उन बच्चे को समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, पूरी डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा। देखो रेशो में क्या होता है कि 2:3 पहले था, 4:5 बाद में था। अगर कभी क्वेश्चन में ये गैप बराबर दिख रहा है आपको कि इन रेशो के बीच का गैप बराबर है, तो ये गैप 2 2 का चल रहा है, तो अब ये 2 की वैल्यू किसके बराबर है?
20 के बराबर। अगर दो वैल्यू 20 के बराबर तो एक वैल्यू कितनी आई 10। अगर एक वैल्यू 10 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है इसका। और दूसरा तरीका ट्री मेथड है, पर ये वो बच्चे को पता है जिनको कराया मैंने क्लासरूम में। तो ये आपको एक ट्री मेथड बताया था, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके पास, जितने भी डबल रेशो के क्वेश्चन है ये ट्री मेथड है। इसमें क्या होता है कि वो सारे कंसेप्ट सब पे लगता है जो आपके पास डबल रेशो के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 12 और 5 दूनी 10। फिर ये बी पंजा 100 और बी चौका 80। तो अगर मैं देखूं दो वैल्यू किसके बराबर है 20, एक वैल्यू कितनी आई 10। फिर यहां से मल्टीप्लाई करिएगा, ये कितना बनेगा 30 और ये कितना बनेगा बेटा 20। ये वाला ऐसा तरीका होता है जो कि हर बारी लगेगा, आपका हर क्वेश्चन में लगेगा, एजिस के क्वेश्चन में लगेगा, डबल रेशो के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब पे लगेगा। पर ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो फिलहाल यहाँ पे इतना टाइम तो नहीं है बेटा कि आपको मैं सिखा दूं। फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरह से समझ आएगा, क्योंकि इजीली यहाँ से भी निकल रहा था क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आपने देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो दो रेशो लिखे होंगे 2:3 वो यहाँ लिख दिया, उसके बाद 4:5 वो यहाँ लिख दिया, जितने का यहाँ पे ये गैप बोलेगे वो आपने यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर क्रॉस का साइन लगा के पहले जो बड़ी वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करना। तो जैसे बड़ी वैल्यू ये थी तो 4×3 = 12। फिर इधर को 5 दूनी 10, वो हमेशा क्या करेगा आप माइनस। सेम एक बार यहाँ किया था, एक बार यहाँ करिएगा। तो बी पंजा 100 और बी चौका 80, इनको भी माइनस करिए। यहां से आप एक वैल्यू निकाल दोगे और एक वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक आप डबल रेशो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा है तो 180 रुपए में बेचेगा तो उसे लाभ कितने का। देखो बेटा, कितने में खरीदा 120, कितने में बेचा 180, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 60 का, किस पे कमा रहा है 120 पे, गुणा 100। सिंपल सा कंसेप्ट है। 120 में खरीदा 180 में बेचा तो 60 का लाभ हो रहा है, किस पे हो तो हमेशा लाभ या हानि किस पे कैलकुलेट होती है कॉस्ट प्राइस पे, गुणा 100। तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दो, कितना आएगा 2, 2 से काटोगे कितना आएगा 50। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हुआ बी 50%। ओके सबका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। बोला है कि x² + 4 + 8 = 16, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से देखो बेटा, x² सेम रहेगा। अगर मैं यहां से 16 सेम रखूं तो 8 + 4 12, उधर जाके 12 क्या हो जाएगा माइनस का। और अगर मैं x² की वैल्यू यहां से निकालूं तो कितना गया 4, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी। देखिए कैसे क्या हुआ, ये 16 सेम था, 8 + 4 कितने बन गया 12, उधर जाके 12 माइनस हो गया, 16 में से 12 गया 4 बच गया। अब जब x² हटाऊंगा बच्चा, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज दिया है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल दिए जिसका आधार 24 है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आधार कितना है 24 है, लंब इसको बोलते हैं 7 सेंटीमीटर है। बताइए ये कर्ण कितना होगा। तो आपको पता है इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, h² = b² + p का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर 576 होता है, p 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो h² मैं निकालूं तो ये 625 बनेगा, और अगर मैं h निकालूं तो 625 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, और 625 रूट किसका होता है बेटा 25 का। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बन गया बी। ठीक है, देखिए कैसे कैसे हुआ। ये आधार है, ये आपका लंब है, आधार ये थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको आनी चाहिए। h का स्क्वायर सेम रहेगा, b 24 का स्क्वायर 576, p 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करिए 625, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगेगा, और 625 का रूट कितना होता है 25। यानी आपका राइट आंसर क्या था बेटा बी। तो ये आपका मैथ सेक्शन था, अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, 2D 3D ज्यादा पूछी गई थी, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, और ये वहां भी आने बेटा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मध्य का अंतर बताइए। इसका मतलब बीच में एक मिसिंग होना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे 45 ही है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है ये होती है, और छोटी संख्या 4 अंकों की ये होती है। इनके बीच का अंतर पूछा तो माइनस करिएगा, कितना आएगा 9।
98। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चा? बी ऑप्शन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। इनको माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो 46 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में। तो निम्नलिखित में से शब्दों का विषम शब्द बताइए कि इनमें से कौन सा अलग है। तो अगर इन्होंने बोला अप्रैल, अगस्त, जुलाई, जनवरी। देखो जनवरी 31 की है, जुलाई 31 का है, अगस्त 31 का है, अप्रैल 23 का होता है। तो ये आपका अलग है। ये सारे 31 के, ये आपका 23 का है। तो ये नंबर क्या हो गया आपका? अलग। ठीक। नेक्स्ट है, इन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो एक बार सीरीज बनाने की कोशिश करते, पहले नंबर से बनाते। 6 के बाद 9, फिर 9 के बाद 15। अगर देखा जाए यहाँ पे कितने का? 3। 9 के बाद 15 देखा जाए 6। 15 के बाद 24 देखा जाए बेटा तो कितना बन रहा है? ये बन रहा 9। और 9 के बाद आपको पता फिर कितना बनना चाहिए था? 12। तो 12 अगर प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका एक से ही निकल गया 36। और करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चा, आप इसे ही बना दो। 6 के बाद 9, 3 हुआ। 9 के बाद 15, 6 आया। फिर 24 आया तो 9 बन गया। 9 में 12 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। तो जब 36 आपको आएगा तो इसमें तो एक ही नंबर में 36 दिया है, तो इसका कन्फर्म है यही आंसर है, आपको और करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 128 का ये 64 बोल रहा है, यानी हाफ करा है बेटा। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 50। 1250 का ये 250 बोल रहा है। अगर देखा जाए 1250 का ये 250 बोल रहा है और 250 का ये 50 बोल रहा है, 50 का ये 10 बोल रहा है। इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है किससे? 5 से। डिवाइड किसे कर रहा है? इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर बच्चा इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 2। यानी ये नंबर 5 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। या आप ऐसे कर दीजिएगा, उल्टा चलेगा। जैसे ये 10 का 50 बनाना तो किससे गुणा किया? 5। फिर 5 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 5, ऐसे चल रहा है। तो ये भी आपको पता है फिर 2 से गुणा करेगा तभी बनेगा। आप जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 बनेगा। ठीक है। तो नहीं तो आप उल्टा कर सकते हैं उसको रिवर्स में। नेक्स्ट है, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था बेटा आपका शायद। तो इस तरह से आपका पेपर सेट खत्म हुआ। तो ये मॉक टेस्ट था आपका। इस मॉक टेस्ट का अगर आपने लेवल देखा होगा बच्चा तो इसका बहुत अच्छा लेवल था। मतलब अच्छा लेवल का सेंस ये है कि इस तरह के ही पेपर आपको वहाँ पे मिलने हैं। ये ज़्यादा ना तो इजी बोल सकते आप, ना ज़्यादा इसको टफ बोल सकते हैं, कि मीडियम सा लेवल था। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके जो पेपर के क्वेश्चन थे, इसमें जो क्वेश्चन आए थे, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को एक मॉक टेस्ट मैंने भेज दिया। अगला मॉक टेस्ट मैं आपको अगली वीडियो में सेंड कर दूंगा। ठीक है।